तो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का दूसरा पार्ट को लेके आ चुके हैं। इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। और ये जो 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोग जो है क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला पार्ट को देख चुके हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक फिजिक्स का क्रैश कोर्स का यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट को बता चुके हैं। अगर आप तीनों पार्ट को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जल्दी से जो है ना बारी बारी से तीनों पार्ट को पढ़ लीजिएगा। और इस पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। और आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि सारा प्रश्न जो है ना क्लास में याद करने का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि जिनके भ्रातक कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धातु या फिर अधातु, और ऑप्शन सी उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिनके प्राथमिक कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो होता है आपका पारा। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो प्रश्न एक रहा है कि जिनके भ्रातक कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धातु या फिर अधातु या फिर उपधातु, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिनके भ्रातक कक्षा में 5 या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। यहाँ पे इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो होता है आपका दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि जिससे विद्युत का, यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चालक या फिर कुचालक, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक यानी कि कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चालक के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका लोहा हो गया, लोहा एक प्रकार का चालक होता है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तांबा हो गया, तांबा भी एक प्रकार का चालक होता है, इससे भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, यानी कि यहाँ पे धारा बह सकता है। और इनके साथ साथ काफ़ी सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि सोना हो गया, सोना से भी इलेक्ट्रिक करंट इजीली मतलब आर पार हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है, देखिएगा कि जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चालक या फिर कुचालक, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ होते हैं ना दोस्तों, कौन सा पदार्थ होते हैं, चांदी होते हैं। साथ में इसी भी आपको याद होना चाहिए।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया चांदी और ऑप्शन बी है लोहा या फिर ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है हीरा। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है तो ये ना कौन सी धातु होती है आपको बताना है। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक पदार्थ होती है कौन सी होती है दोस्तों, चांदी होती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। टॉप लेवल के प्रश्न हम आपको बता रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। अगर आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी। इसलिए क्रैश कोर्स के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग बारी बारी से बताएंगे और जीरो लेवल से जो है ना हाई लेवल तक लेके चलेंगे। यानी कि जो आपका जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना है ना तो नहीं है ना तो आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से सारा प्रश्न जो है ना इजीली याद होने वाला है। इसलिए आपको जो है ना रेगुलर क्लास करना है। तो फ्रेंड देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि वो कौन ऐसा अधातु होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि जिससे मतलब धारा बह सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऐसे में तो जो धातु होते हैं ना वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जो अधातु होते हुए भी वो क्या होते हैं कि विद्युत का सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं। ऑप्शन ए में आपका चांदी, चांदी एक प्रकार का धातु होते हैं जो विद्युत का सुचालक होते हैं। ये तो नहीं होगा, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कौन ऐसा अधातु है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ लोहा। तो लोहा एक प्रकार का क्या होते हैं, धातु होते हैं, ये भी क्या होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। और ऑप्शन सी में आपको ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, अधातु होते हैं और इससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है दोस्तों, बह सकता है इसमें। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो ग्रेफाइट होते हैं ना ये क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रीमियम प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया ग्रेफाइट या फिर हीरा और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कार्बन का अपरूप कौन कौन होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं और इनके साथ साथ एक और होते हैं दोस्तों, आप इसे भी याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा फुलेरिन होती है। क्या होती है, फुलेरिन एक प्रकार का क्या होते हैं, कार्बन का अपरूप होते हैं। ये तो ग्रेफाइट और हीरा होते ही होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ फ्लोरीन भी होती है जो कार्बन का अपरूप होते हैं। यानी कि कार्बन का अपरूप क्या क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट भी है और हीरा भी है, यानी कि ये दोनों है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के टॉप लेवल प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो फ्रेंड ऐसे में तो जो धातु होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जो अधातु होते हुए भी क्या होते हैं उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो हीरा, हीरा एक प्रकार का क्या होते हैं, धातु होते हैं, लेकिन इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट भी एक प्रकार का क्या होती है दोस्तों, अधातु होते हैं, इसमें भी क्या होती है कि धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन जो आयोडीन होती है ना दोस्तों, जो नमक होते हैं आयोडीन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है कि धात्विक चमक पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो NaCl होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सोना या फिर चांदी और ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु है ना दोस्तों, कौन सा है, सोना है। कौन सा धातु है, सोना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक तन्य जो है ना कौन सा धातु होती है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सोना या फिर चांदी और ऑप्शन सी है लोहा या फिर एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड
सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु होती है ना दोस्तों, कौन सा होती है? सोना होती है। इसलिए हम लोग जो है ना 1 ग्राम सोना से लगभग जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का दूसरा पार्ट में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को लेके आ चुके हैं। अगर आप ये केमिस्ट्री के दूसरा पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, तो केमिस्ट्री में काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इसी क्लास से रहने वाला है, यानी कि इसी वीडियो से आने वाला है। इसीलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जो है ना आपको क्लास को एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। यहाँ पे क्लास में आप लोग जो है ना सारा क्वेश्चंस याद करने का कोशिश कीजिएगा, और इनके साथ साथ दोस्तों आपको जो है एक एक क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे SW में कमेंट करके बताना है। सॉरी, SW में तो नहीं, यहाँ पे आपको जो है ना एक एक क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ जो क्लास होती है ना काफ़ी मस्त क्लास होती है, धमाकेदार क्लास होती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 480 मार्क्स ला के दिलाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना है। आपको जो है एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी नए हैं तो क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे डेली जो है ना 1 बजे दोपहर में क्लास होगी, और यहाँ पे डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास चलती है, और यहाँ पे 8 बजे रात में जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का क्लास होती है। तो ये तीनों क्लास को आपको जो है ना रेगुलर करना है, शुरू से आखिरी तक पढ़ते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मोसले ने, या फिर न्यूलैंड्स ने, या फिर मेंडलीफ ने, और ऑप्शन डी है न्यूटन ने। तो फ्रेंड है आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था ना, किसने किया था? मोसले ने किया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको परमाणु आयतन के, या फिर परमाणु घनत्व के, या फिर परमाणु द्रव्यमान के, या फिर परमाणु संख्या के। तो फ्रेंड है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है ना किस आधार पर रखा गया है, वही आपको बताना है। तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आवर्त कहते हैं, या फिर वर्ग कहते हैं, या फिर समूह कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड आवर्त कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, जस्ट जो उसका ऑपोजिट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आवर्त कहते हैं, या फिर वर्ग कहते हैं, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके गत वर्ष में जो है ना काफी बार ये भी प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है, और काफी बार हम भी ये जो है ना प्रश्न आपको पढ़ा चुके हैं। इसलिए आज के इस क्रैश कोर्स में जो है इस प्रश्न को हम लोग सम्मिलित किए हैं, जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आग लगा सकता है ये प्रश्न। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 7, या फिर 10, या फिर 15, या फिर 18। तो फ्रेंड है आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की जो संख्या होती है ना, कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि आवर्तों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 7 या फिर 10 और ऑप्शन सी 15 या फिर 18। तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होती है ना 7 आवर्त होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको घटता है या फिर बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब भी समूह से ऊपर जाएंगे ना, मतलब समूह से ऊपर नीचे आने पर धात्विक प्रकृति क्या होती है, तो वही आपको बताना है। तो बढ़ता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो परमाणु का जो साइज होगा ना उसमें क्या चेंजिंग होगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे परमाणु साइज बढ़ता है या फिर परमाणु साइज घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब भी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे ना, तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा, तो परमाणु साइज बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न को देखना है। प्रश्न एक रहा है कि त्रिक नियम किसने दिया था। तो जो त्रिक नियम होते हैं ना किसने दिया था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका न्यूलैंड्स ने या फिर डोवेराइनर ने या फिर मेंडलीफ ने या फिर मोजले ने। तो फ्रेंड ये जो त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया था ना किसने किया था, यानी कि किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया था। तो ये भी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका न्यूलैंड्स ने या फिर डोवेराइनर ने या फिर मेंडलीफ ने और ऑप्शन डी है मोजले ने। तो फ्रेंड अष्टक नियम का जो प्रतिपादन किया था ना किसने किया था, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये 20 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अष्टक का नियम जो प्रतिपादन किया था ना किसने किया था दोस्तों, न्यूलैंड्स ने किया था, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 20 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला जो प्रश्न हम आपको बताया दोस्तों, त्रिक का नियम किसने दिया था, तो डोवेराइनर ने दिया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था दोस्तों। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डोवेराइनर ने किया था। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया आयनिक यौगिक या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर हेलोजन और ऑप्शन डी अम्लराज। तो फ्रेंड कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन जो है ना दोस्तों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सोना का या फिर चांदी का या फिर कार्बन का और ऑप्शन डी है लोहा का। तो फ्रेंड ये जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं ना किसका अपरूप होते हैं, तो कार्बन के अपरूप होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मीथेन या फिर इथेन और ऑप्शन सी है प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो फ्रेंड सबसे जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना दोस्तों मीथेन है, जो हम पहले ही आपको बताए। मीथेन का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, CH4 होता है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो फ्रेंड वायुमंडल में जो CO2 गैस पाई जाती है ना 0.03% पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% जो है ना ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कितना प्रतिशत होती है 78% पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 6 या फिर 8 या फिर 5 और ऑप्शन डी है 4। तो फ्रेंड कार्बन का जो एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु संख्या होता है ना दोस्तों कितना होता है 6 होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हीरा या फिर सोना या फिर लोहा और ऑप्शन डी है पीतल। तो फ्रेंड दुनिया का जो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है ना दोस्तों हीरा है। और दोस्तों ये हीरा किसका अप्रूव होते हैं, तो कार्बन के अप्रूव होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धातु या फिर अधातु और ऑप्शन सी उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो फ्रेंड ये जो कार्बन होते हैं ना एक प्रकार का अधातु होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 6 या फिर 9 या फिर 7 या फिर 12। तो फ्रेंड ग्लूकोज में जो कार्बन के परमाणु होते हैं ना कितने होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो कार्बन का कितना अनुसूत्र है दोस्तों, कितना परमाणु है, तो 6 परमाणु है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूल्यों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कीटोन या फिर एल्डिहाइड और ऑप्शन सी एल्कोहल या फिर मीथेन। तो फ्रेंड है ये जो सिंगल बॉन्ड OH है ना इसके क्रियाशील मूल्यों को हम लोग क्या कहते हैं वही आपको बताना है। तो एल्कोहल कहते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ईथर का या फिर पोटास का या फिर एल्कोहल का और ऑप्शन डी है गंधक का। तो फ्रेंड है अपमार्जक बनाने में जो है ना किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो जल्दी से दोस्तों फटाफट से यहाँ पे आपको जो ना वीडियो को लाइक कर देना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे आपको जो ना चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका संकेतों के रूप में या फिर अणुसूत्रों के रूप में या फिर समीकरणों के रूप में या फिर सरल सूत्रों के द्वारा। तो फ्रेंड है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कॉपर या फिर Ag यानी कि अर्जेंटम या फिर सल्फर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त क्या होता है वही आपको बताना है। ठीक है, काफी सरल प्रश्न है और
यहाँ पे जो है ना हम काफ़ी बार बता चुके हैं, सिल्वर क्लोराइड जो होते हैं ना सूर्य प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होगा वही आपको बताना है। तो Ag यानी कि अर्जेंट प्राप्त होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बोनिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड ये जो CO2 गैस होती है ना जल में घुल करके कौन सा अम्ल बनाती है वही आपको बताना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल बनाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। इसे आपको याद होना चाहिए, क्या होता है H2SO4। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है खोलते पानी से जलवाष्प का बनना या फिर बर्फ का पिघलकर जल में बदलना। और ऑप्शन सी है नमक का पानी में घुलना या फिर LPG का दहन। तो फ्रेंड है भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, फिजिकल चेंजिंग कौन है, यानी कि कौन जो है ना रासायनिक परिवर्तन है। तो फ्रेंड यहाँ पे LPG का दहन, यानी जब LPG एक बार जल जाता है ना तो इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो LPG का दहन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। इनके अलावा खोलते पानी से जलवाष्प का बनना, ये क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। और इनके साथ साथ यहाँ पे बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। और नमक का पानी में घुलना, फिर जो नमक पानी में घुल जाता है ना तो फिर पुनः उसको हम लोग गर्म करके फिर नमक ला सकते हैं, नमक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। लेकिन LPG का दहन यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ पे आपको पहचान है दोस्तों असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन जो है ना संतुलित समीकरण है, उसके बाद हम यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन जो है ना असंतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, जिसके प्रतिकारक तथा प्रतिफल में मौजूद परमाणु की संख्या बराबर होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक किया जाए तो यहाँ पे प्रतिकारक में हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु है, तो यहाँ पे प्रतिफल में हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु है। इसी प्रकार यहाँ पे क्लोरीन के साथ 2 परमाणु है प्रतिकारक में, तो प्रतिफल में भी क्लोरीन के साथ 2 परमाणु है। यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों, समीकरण इसका संतुलन है, संतुलित है, बैलेंस है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को आप चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 गो के है, यानी कि पोटेशियम 2 गो है, तो राइट साइड में पोटेशियम 2 गो है। और इसी प्रकार यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पे क्लोरीन राइट साइड में भी 2 गो है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गुना 6 है, तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 6 है। तो यह भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु दिया गया है, 2 दूना 4 हो जाएगा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, यानी कि प्रतिकारक में। तो इसी प्रकार यहाँ पे प्रोडक्ट में प्रतिफल में भी हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु है, यहाँ पे 4 परमाणु है, तो 2 दूना 4, यहाँ पे भी 2 दूना 4, ये दोनों समीकरण संतुलित है। ऑक्सीजन के साथ 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितना है दोस्तों, 2 है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी को अगर आप चेक करते हैं ना, तो यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है और अवकारक यानी कि दोनों कौन है, यही ऑप्शन में कोई ऑप्शन एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है HNO2, यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको पहचानना है कि निम्न में से संतुलित प्रतिक्रिया कौन नहीं है। संतुलित प्रतिक्रिया कहने का अर्थ होता है कि जिसमें प्रतिकारक तथा प्रतिफल में मौजूद परमाणु की संख्या असंतुलित होगा ना, तो वह एक प्रकार का संतुलित प्रतिक्रिया नहीं होगा, यानी कि बैलेंस रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे सभी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं ना, तो चेक करने के पश्चात कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बता देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है
यहाँ पे प्रतिकारक में यहाँ पे फेरम यानी कि लोहा की परमाणु संख्या 1 है, तो प्रतिफल में भी लोहा की परमाणु संख्या 1 है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 परमाणु है और प्रतिफल में क्लोरीन के पास यहाँ पे 3 परमाणु है। यह एक प्रकार का संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बी, सी और डी को चेक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्रतिकारक में 1 परमाणु है, तो यहाँ पे राइट साइड में यानी कि प्रतिफल में भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है। और कॉपर के पास यहाँ पे 1 परमाणु है प्रतिकारक में, तो प्रतिफल में भी कॉपर के पास 1 परमाणु है। इसी प्रकार यहाँ पे सल्फर के पास 1 परमाणु, तो राइट साइड में यानी कि प्रतिफल में भी 1 परमाणु। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 परमाणु है, तो प्रतिफल में भी ऑक्सीजन के पास कितना परमाणु है दोस्तों? 4 परमाणु। तो ये भी एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लीजिएगा, तो ये दोनों भी क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो समीकरण संतुलित कौन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे डी का दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में प्रतिकारक में लोहा की परमाणु संख्या 1 है, तो राइट साइड में भी लोहा की परमाणु संख्या 1 है, लेकिन क्लोरीन की 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन की 3 है। तो यह एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे बी वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 1 परमाणु और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 1 परमाणु, तो टोटल यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना परमाणु हो गया दोस्तों? 2 परमाणु हो गया। तो प्रतिफल में भी यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 परमाणु है। इसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 4 परमाणु है प्रतिकारक में, तो प्रतिफल में भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन के साथ परमाणु हो जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ 2 परमाणु है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ कितना परमाणु है दोस्तों? 2 परमाणु है। तो यह भी एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिकारकों की अभिक्रिया, मतलब देखिएगा कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बाएं और या फिर दाएं और या फिर दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड है अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो अभिकारकों को अभिक्रिया के समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? बाएं ओर लिखा जाता है, जिसको हम लोग प्रतिकारक के नाम से भी जानते हैं अभिक्रिया को, अभिकारक को, ठीक है। प्रतिकारक या फिर अभिकारक कह सकते हैं। तो अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? तो बाएं ओर। एक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि प्रतिफल को अभिक्रिया के समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? तो दाहिने ओर लिखा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या असमान है, तो यह समीकरण है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण होगा, जैसे कि यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण ले लेते हैं H2 प्लस O2 टेंस टू H2O ले लेते हैं, यह एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। अगर प्रतिफल तथा यहाँ पे प्रतिफल तथा प्रतिकारक में परमाणु की संख्या असमान होगा ना, तो वह एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों? असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। कैसे? तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु है, तो यहाँ पे प्रतिफल में हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 परमाणु है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 परमाणु है, बल्कि 1 परमाणु यहाँ पे छिपा हुआ है। तो यह एक प्रकार का असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के केमिस्ट्री के क्रेश कोर्स का दूसरा पार्ट में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट निचोड़ प्रश्न को देख चुके हैं। इससे पहले वाला केमिस्ट्री का पार्ट नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके निश्चित होकर देखिए, क्योंकि आप क्रेश कोर्स के माध्यम से जितने भी यहाँ पे हम लोग क्लास को कराते हैं ना, तो सभी क्लास को अगर आप बारी बारी से देख लेते हैं तो मेरा गारंटी कि आपके बोर्ड एग्जाम से आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक डेली करना है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे फटाफट से वीडियो को जो है ना लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड है जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569, इस नंबर को सेव कीजिए। और आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में, यानी कि 6 बजे वाला शाम वाला क्लास में मिल जाते हैं। फिर मिलते हैं यहाँ पे 6 बजे वाला क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।